हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? फाइन, बढ़िया। तो मैं अमित प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, कंसेप्ट लर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के फिर से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और वो है इज रियली अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन मोशन। इज रियली अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन मोशन। क्या सचमुच में किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर किसी भी बॉडी को फोर्स तो ज़रूरत पड़ेगी ही, किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स तो रिक्वायरमेंट होती है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सभी जानते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हाँ लगेगी, लेकिन क्या हर सिचुएशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है? यही क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इसको। तो बिफोर दैट हमें इसको डिस्कस करने से पहले दो टॉपिक को डिस्कस करना पड़ेगा। पहला है यूनिफॉर्म मोशन, और सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal intervals of time in a fixed direction, then the body or object is said to be at uniform motion। मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन या फिक्स डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि वेलोसिटी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब फर्स्ट एक घंटे में 30 किलोमीटर, अगले घंटे में भी 30 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 30 किलोमीटर, तो ऐसा तभी हो सकता है जब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? इसका जस्ट उल्टा। इसमें क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस अगर बॉडी कवर कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी ऑब्जेक्ट की। तो इसमें वेलोसिटी क्या होती है? वेरिएबल होती है, चेंज होते रहती है, वेरिएबल। और इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट। एक और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स? आप सब जानते हो। एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी का चेंज होना इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में या गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन पर है। इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, वेर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड t इज द टाइम इंटरवल। तो अगर चेंज होगी वेलोसिटी की इन ए गिवन टाइम इंटरवल तो एक्सेलरेशन होगा। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है। कौन सा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम ऐसा देख सकते हैं, कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है, उसमें एक्सेलरेशन तभी होगी जब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर एक्सेलरेशन है तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। अगर कोई बॉडी जिसकी मास m है, अगर उसमें एक्सेलरेशन है, हो रही है एक्सेलरेशन, तो ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? फोर्स। इसका मतलब साफ है कि अगर कोई भी बॉडी में एक्सेलरेशन हो रही है, इसका मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन पर होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर होगा, तो बॉडी में फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उस बॉडी को मोशन में बनाए रखने के लिए विथ वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी में फोर्स की रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी।
तभी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। यूनिफॉर्म मोशन में देखते हैं जरा एक बार। यूनिफॉर्म मोशन में जैसा हमने डिस्कस किया कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से चल रही होगी तो आफ्टर टी टाइम इंटरवल के बाद आप देखोगे फाइनल वेलोसिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि वो कांस्टेंट होती है। तो अगर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में इसे पुट करते हैं v माइनस यू बाई टी, तो v इक्वल टू यू होने के कारण यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, 0। और आपने अभी भी देखा है अकॉर्डिंग टू f इक्वल टू ma, अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन को 0 कर दें तो फोर्स क्या निकल जाएगा, 0। मतलब अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से चल रही है तो उसमें कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेट फोर्स क्या होगा, 0। किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप सबके अभी दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हम जब हाईवे पर चल रहे होते हैं, सपोज मान लेते हैं कि कार से हाईवे पर चल रहे होते हैं और काफ़ी दूर तक हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन रखते हैं, काफ़ी दूर तक हम कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन रखते हैं। अपने स्पीडोमीटर पर भी देख सकते हो कि निडल एक जगह पर स्टैटिक रहती है काफ़ी देर तक। 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो काफ़ी देर तक 80 किलोमीटर पर आवर को मेंटेन रखा हुआ है। तो वहाँ पर कैसे होता है, वहाँ पर तो इंजन फोर्स लगा रही होती है। तो इस बात को समझते हैं ज़रा, वो कंडीशन क्या है। मान लेते हैं कि आप कार से चल रहे हो हाईवे पर और आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर पर है, और ये क्या है, कांस्टेंट है फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल। लेकिन इस सिचुएशन में भी जो ड्राइवर है उसे कंटिन्यूसली इंजन को स्टार्ट रखना पड़ता है वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए। सेम वेलोसिटी को इंजन को स्टार्ट रखना होता है और एक्सेलरेटर को प्रेस करके रखना होता है। मतलब इंजन कंटिन्यूसली फोर्स लगा रही होती है। आप यही कह रहे हो ना कि इंजन कंटिन्यूसली फोर्स लगा रही होती है टायर्स पर, तभी जाकर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रख पाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस वक्त जो इंजन फोर्स लगा रही होती है इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए, एक्चुअली वो फोर्स इस बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए नहीं लगा रही होती है। बहुत सारे ऐसे फोर्सेस जब हम मोशन में होते हैं तो जो ये रोड एंड टायर के बीच में कौन सी फोर्स होती है, एक फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करती है, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये एक्ट करती है फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, बहुत सारे एयर हो गए तो एयर के ड्रैग होगी, तो एयर की जो रेजिस्टिव फोर्स होगी वो भी है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स, जो एयर की जो ड्रैग रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, ये जो एक्स्ट्रा फोर्सेस है ना जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है मोशन की, इनको काउंटर बैलेंस करने के लिए, इनको कैंसिल आउट करने के लिए उसके इक्वल बराबर का फोर्स इंजन लगा रहा होता है। तो ये फोर्स इनको कैंसिल आउट करने के लिए लग रही होती है, ना कि इस बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए लग रही होती है। ये यूनिफॉर्म मोशन अपने आप बना रहता है, उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये फोर्स क्यों लग रही होती है, टू काउंटर बैलेंस द रेजिस्टिव फोर्सेस। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर फोर्स तो फिर लगी रही है। अगर इसी सिचुएशन को, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रही है जहाँ पर वैक्यूम है और अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है अगर, और वहाँ पूरा वैक्यूम है, तो आपको वहाँ पर फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस एस्टेरॉयड को या उस बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी रेजिस्टिव या फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही हैं जो उसके मोशन को अपोज करेगी। तो वहाँ पर नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। क्योंकि हम अर्थ पर हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन में बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टिव फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए फोर्स लगती है। तो आपने क्या सीखा कि यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। और
हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू सो मच।